कानपुर में 19 जून को बीजेपी की जनसभा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री समेत प्रदेश के मंत्री आएंगे। सांसद ने किया स्थल का भूमि पूजन। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक। चारधाम यात्रा व आपदा सीजन के चलते एस्मा लागू। बिहार में महागठबंधन को झटका, कुंतल कृष्ण ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। सीएम नीतीश के नेतृत्व पर उठाए सवाल। फिर साथ आएंगे भाजपा और सपा। पूर्वांचल के लिए अहम होगा गठजोड़, 2 सीटों पर बन सकती है बात, अगले महीने ऐलान। राजस्थान में बिपरजॉय से ट्रेन फ्लाइट्स कैंसिल। सिरोही, बाड़मेर, जालोर में भारी बारिश, 6 जिलों पर अब भी खतरा। पाक बॉर्डर से 5000 लोग हटाए। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से मचा हाहाकार, पावर कट से जरता हुई बेहाल। यूपी के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। देश की बात में बात करेंगे कानपुर से बड़ी खबर की, जहां पर कानपुर में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है अभियान। लोकसभा चुनाव को लेकर के शुरू किया गया अभियान। लोकसभा चुनाव को लेकर के अभियान शुरू किया गया है भाजपा की तरफ से। बता दें कि इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का पूरा हो गया है। उसकी जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जा रही है। कार्यकाल पूरा होने पर कानपुर में जनसभा होगी। बता दें कि रतनलाल नगर में प्रस्तावित होगी जनसभा। सीएम योगी समेत कई केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे इस जनसभा में। बता दें कि सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी रैली की तैयारियों को लेकर के भूमि पूजन किया गया। सीएम योगी समेत कई केंद्रीय मंत्री करेंगे शिरकत। सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी शुरू की है तैयारियां। बता दें कि आगामी रैली की तैयारियों को लेकर के भूमि पूजन किया गया है। तो रतनलाल नगर जैन पैलेस में भूमि पूजन संपन्न हुआ। बता दें कि कानपुर से खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अभियान शुरू किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के अभियान शुरू किया गया है। मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। मोदी सरकार के 9 वर्ष के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है, उसी अभियान के तहत 19 तारीख को इस जैना पैलेस में कानपुर लोकसभा की रैली होने जा रही है। उस रैली में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री सभा को संबोधित करेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर जीवा हत्याकांड से जुड़ा मामला आपको बता दें। विजय यादव को जेल ले जाने की तैयारी की जा रही है। तो विजय यादव को जेल ले जाने की तैयारी। विजय यादव की आज खत्म हो रही है रिमांड। तो विजय यादव की आज रिमांड खत्म हो रही है, जिसके बाद उसे जेल ले जाया जा रहा है। बता दें कि चौक कोतवाली के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चौक कोतवाली के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोतवाली के बाहर भारी पुलिस बल मौजूद है। बता दें कि विजय की पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली थी। भारी सुरक्षा के बीच विजय को ले जाया जाएगा जेल। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जीवा हत्याकांड से जुड़ा मामला। इस मामले पर बात करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए भरत सेठी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं। भरत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबर आ रही है कि विजय यादव को जेल ले जाया जाएगा, क्या कुछ बताएंगे इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली थी विजय यादव को। विजय यादव पुलिस की रिमांड में था। अहम क्वेश्चन किए गए, पूछताछ की गई। अब शाम को 5 बजे उसको जेल पहुंचाना है पुलिस को, क्योंकि 5 बजे तक खाली समय मिला था। कोर्ट ने 5 बजे का समय दिया था 17 तारीख तक। फिलहाल आज शाम को वो जेल पहुंच जाएगा, जिसको लेकर अभी फिलहाल वो चौक कोतवाली में है। तमाम पुलिस कर्मी मौजूद है, तमाम पुलिस अधिकारी अभी भी फिलहाल उससे
पूछताछ कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ जाते जाते कुछ क्लू मिल जाए, क्योंकि 3 दिन की जो रिमांड थी उसमें कोई पुलिस को अहम सफलता नहीं मिली है और मनोवैज्ञानिक तौर से भी पूछा गया था, तमाम क्वेश्चंस किए गए थे, लेकिन कह सकते हैं कि उसको कुल जो जवाब देने चाहिए थे वो जवाब देने से बचता रहा। अब उसका समय कंप्लीट हो गया, 3 दिन की रिमांड मतलब पूरी हो चुकी है। अब अभी जो पुलिस के तमाम जो फोर्स है वो कोतवाली के बाहर तैनात है और कुछ ही देर में पुलिस की टीम विजय यादव को लखनऊ जेल के लिए ट्रांसफर करेगी और साथ ही तो सुरक्षा के बीच में उसको लखनऊ जेल ले जाया जाएगा विजय यादव को। जी भरत, जैसा कि आपने बताया कि विजय यादव से कोई पुख्ता जानकारी पुलिस को नहीं मिली, तो क्या रिमांड बढ़ाने के लिए पुलिस ने कोई कवायद की थी? मांगी थी कोर्ट में 5 दिन की रिमांड को नामंजूर कर 3 दिन की रिमांड दी गई। रिमांड अब हो सकता है पुलिस हो सकता है आगे फिर कोर्ट में अर्जी दाखिल करे रिमांड के लिए। अभी के लिए 3 दिन की जो रिमांड थी अब इसको वापस जेल भेजा जाएगा, क्योंकि शनिवार है और कल इतवार है। सोमवार को हो सकता है पुलिस कोई और भी कार्रवाई करे अपडेट के लिए कि क्या कुछ बड़ा खुलासा करने के लिए। फिलहाल अभी अगर बात करें किसी प्रकार का खुलासा साफ तौर पर देखा नहीं गया है। सिर्फ ये 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट है वो सामने आई हैं कि 20 लाख रुपए में जो सौदा हुआ था मारने का जीवा को, और उसके बाद ये भी बातें आई थी कि जब हत्या को अंजाम देने के बाद विजय कोर्ट से बाहर निकलता तब तो असलम से मिलता और पैसे वहां से लेता। फिलहाल अभी जो बातें सामने आई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लू नहीं जुटा पाई है पुलिस, और एसआईटी टीम को भी अब जो 7 दिन का समय था और 7 प्रशासन को रिपोर्ट सौंपने का वो बढ़ाकर 7 दिन और दे दिया गया। कुल मिला के जो टाइम की अवधि बढ़ी है इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि कोई अहम सुराग पुलिस को नहीं मिले हैं। जी, तो कहा जा सकता है कि पुलिस इस मामले में तहकीकात करने मामले में अभी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से तो क्वेश्चंस जो पूछे गए उसका जवाब नहीं दे पाया। ये भी सूत्र बता रहे हैं हमारे तमाम जो प्रश्नों के जवाब सिर्फ देता बचता रहा। जो उसका बयान आया था सामने, उस बयान के बारे में पुलिस ने पूछा, जो एसआईटी टीम तमाम क्वेश्चन करी, लेकिन उस बयानों पर भी उसने चुप्पी साधी रही, कुछ नहीं बोला। सिर्फ यही उसने जिक्र किया था कि नेपाल में हमने इस पूरे मामले की प्लानिंग बनाई, हमको वहां से ही भेजा गया। तमाम जो क्लूज थे वो अभी पुलिस बताने में असमर्थ साबित हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस अगर आगे रिमांड बढ़ाती है तो हो सकता है कुछ क्लू मिले। लेकिन फिलहाल 3 दिन की रिमांड में पुलिस को ज्यादा महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ क्लूज हासिल नहीं हुए हैं। जी भरत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको अहम खबर बता रहे हैं कि भारी सुरक्षा के बीच विजय को आज जेल ले जाया जाएगा। जीवा हत्याकांड से जुड़ा मामला आपको बता रहे हैं। विजय यादव जो है इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और विजय यादव को जेल ले जाने की पूरी तैयारी कर दी गई है। अब बढ़ेंगे लखनऊ में, जहां पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पहुंचे हैं पार्टी दफ्तर। सपा बसपा बीजेपी के कई नेता पार्टी में शामिल। तो सपा बसपा बीजेपी के कई नेता इस दौरान कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर के कवायद शुरू हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सलमान खुर्शीद लखनऊ के कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे। इस दौरान तमाम पार्टियों से, विपक्षी पार्टियों से भी तमाम पार्टियों से कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। मिशन 2024 को लेकर के कवायदें शुरू हो चुकी हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद, वो भी इस दौरान मौजूद थे। तो कांग्रेस नेता सलमान पहुंचे हैं लखनऊ और कांग्रेस पार्टी में तमाम लोगों को कांग्रेस ज्वाइन कराई। सपा बसपा बीजेपी के कई नेता आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बीजेपी के भी नेता जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मिशन 2024 की कवायद कह सकते हैं कि कांग्रेस ने शुरू कर दी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पार्टी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान सपा बसपा बीजेपी के कई नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर के कवायदें शुरू हो चुकी हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सतीश संगम हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं। सतीश, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई पार्टी के नेताओं ने आज कांग्रेस का दामन थामा है, क्या कुछ बताएंगे इस पूरी जानकारी पर? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में इस समय मौजूद हैं। उनकी अगुवाई में कई जो पार्टी के लीडर हैं वो इसमें शामिल हुए। इसमें कार्यकर्ताओं के तौर से भी करीब 100 से ज्यादा संख्या होगी। लेकिन उन्होंने एक अहम बात की, खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने बताया कि
आने वाले समय में खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को एक तरह से मजबूत करने की बात की जा रही है। जितने भी विपक्ष दल हैं उसमें एक बैठक भी होनी है बिहार में, उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की। जब हम लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सभी गठबंधन को एक साथ आना है, और चेहरा प्रधानमंत्री का किसका होगा वो बात की बात है, लेकिन सबसे जरूरी है सभी को साथ आना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी उन्होंने चर्चा की। जब उनसे सवाल किया गया कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और क्या अन्य पार्टी आप एकजुट हो सकते हैं, साथ में चुनाव लड़ सकते हैं, उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले समय में इसका तय होगा। बहरहाल 23 तारीख को बिहार में जिस बैठक बुलाई गई सर्वदलीय की, अलग अलग विपक्ष दल की, पूरे अलग अलग स्टेट के जो एक तरह से पार्टियां हैं उनके लीडर्स यहाँ पर शामिल होंगे और उस पर डिस्कशन किया जाएगा। बहरहाल एक निजी कार्यक्रम में भी वो आए थे यहाँ पर शिरकत करने के लिए, और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उस पर भी चर्चा की। हालांकि उन्होंने ये भी बात बताई कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और एक तरह से अच्छी खासी यहाँ पर सीट जारी की गई, क्योंकि लगातार उन्होंने ये भी आरोप लगाया समाज एक तरह से खासकर बीजेपी पर कि बीजेपी उन जेन्युइन मुद्दों को लेकर नहीं काम कर रही है और वैसे सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर काम कर रही है, जिससे जो अलग अलग दल है वो विपरीत हो, खासकर वोटर्स को लेकर वो अलग अलग रूप में धार्मिक नीतियों को भी उन्होंने बताया कि धार्मिक चीजों को लेकर जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है वो गलत है पूरी तरह से। उन्होंने एक सिविल कोड पे भी बात किया, कॉमन सिविल कोड पे, जो उन्होंने ये बताया कि अभी फ्रंट पे चीजें आ रही है, यानी कि जब फ्रंट पे आएगा तभी उसको डिस्कशन किया जाएगा, उससे पहले किसी तरह की चीजें नहीं है सामने। जब चीजें आएंगी सामने तो उस पर डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने भी ये बताया है कि इस पर चर्चा हो और उस फीडबैक भी मांगा जाएगा। बहरहाल उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले समय में इस पर डिस्कशन किया जाएगा। जी सतीश, आपसे एक सवाल ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कहते हैं कि कार्डर जो है वो खत्म हो गया है प्रदेश में, तो क्या इस के बाद कुछ मजबूती मिलेगी कांग्रेस को? कांग्रेस पार्टी लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है, उसमें अलग अलग लीडर्स हैं वो इसमें जुड़ रहे हैं। अगर देखें कि कई ऐसे लीडर्स रहे हैं जो समाजवादी पार्टी से यहाँ पर आए और बहुजन समाज पार्टी से भी आए, लेकिन जो स्थिति उत्तर प्रदेश में पिछले कई चुनाव में हमने देखा कि रिजल्ट कुछ खास नहीं रहा। तो सबसे ज्यादा फोकस है उत्तर प्रदेश में भी कि यहाँ पर गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा जाए, भले इसको कांग्रेस इस चीज को नकारती हो कि ये अकेले दल पर लड़ा जाएगा, लेकिन अगर वो विपक्ष के किसी भी लीडर्स के साथ यानी किसी भी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मजबूती मिलेगी। क्योंकि पिछले अगर देखा जाए पिछले चुनाव में तो जो वोटर्स रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वो कहीं न कहीं खसके हैं और अलग अलग दल में गए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसी दल के साथ चुनाव लड़ती है तो उसको जाहिर सी बात यहाँ पर। जी सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। जैसा कि सतीश ने बताया कि कांग्रेस पार्टी को इससे मजबूती जरूर मिलेगी और प्रदेश अध्यक्ष सहित इस दौरान कई नेता की मौजूदगी में तमाम पार्टी के छोटे मोटे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी इस दौरान पार्टी कार्यालय पहुंचे हुए थे। देश की बात पे अब बात करेंगे कानपुर की, जहां पर सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई। घाटमपुर में सड़क हादसा हुआ था। बता दें कि ट्रक ने बाइक सवार छात्रों को टक्कर मारी। तो घाटमपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, इसमें एक ट्रक ने बाइक सवार छात्रों को टक्कर मारी है। बताया जा रहा है कि मौके पर दोनों छात्रों की दर्दनाक मौत हुई है। तो मौके पर दोनों छात्रों की दर्दनाक मौत, कोचिंग पढ़ करके लौट रहे थे दोनों छात्र, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोचिंग पढ़ करके दोनों छात्र लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि घाटमपुर थाना क्षेत्र के पतारा का मामला, जहां पर यह सड़क हादसा हुआ। तो सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर घाटमपुर में सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस ट्रक ने बाइक सवार छात्रों को टक्कर मारी थी, जिसके बाद यह दर्दनाक हादसा हो गया। तो आपको बता दें कि बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है घाटमपुर में कानपुर के, जहां पर एक ट्रक ने बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मारी, जिसके बाद मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। वहीं देवन में चलती कार में लगी आग, परिवार ने गाड़ी से कूद करके बचाई जान। परिवार ने गाड़ी से कूद करके अपनी जान बचाई।
गर्मी के बढ़ते टेम्परेचर के चलते गाड़ी में आग लग गई थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से एक कार जो है धुआं करके जल रही है। ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। मारुति 800 में आग लग गई थी। गर्मी के बढ़ते टेम्परेचर के चलते गाड़ी में आग लगी बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर किसी तरह से काबू पाया। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार था कार सवार में, लोग सकुशल जा रहे थे जब यह हादसा हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से धुआं करके एक मारुति 800 कार जलती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार इसमें जा रहा था और अचानक से कार में आग लगी, जिसके बाद पूरे परिवार ने गाड़ी से कूद करके अपनी जान बचाई है। उसके बाद ग्रामीणों ने वहां पहुंच करके कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ये पूरा मामला जो है देवबंद का बताया जा रहा है, जहां पर एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने का कारण जो है वो ये बताया जा रहा है कि गर्मी के बढ़ते टेम्परेचर से आग लगी है। तो परिवार ने गाड़ी से कूद करके अपनी जान बचाई। अगली खबर आगरा से, जहां पर सिपाहियों के साथ दबंगों ने की मारपीट में सिपाहियों की वर्दी फाड़ी गई। तो सिपाहियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर मारपीट में सिपाहियों की वर्दी तक फाड़ दी गई। निवोरा में भागवत के दौरान ड्यूटी के दौरान ये मारपीट हुई है। निवोरा में भागवत में ड्यूटी के दौरान मारपीट हुई है। कौशिक महाराज की भागवत में ड्यूटी कर लगाए थे सिपाही। कौशिक महाराज की भागवत में ड्यूटी पर लगे थे सिपाही, जिनकी साथ मारपीट किया गया है। सिपाहियों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। निवोरा में तैनात सिपाही विक्रांत चौधरी व मोहित यादव आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है निवोरा पुलिस। तो आगरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिपाहियों के साथ दबंगों ने की मारपीट। निवोरा में भागवत में ड्यूटी के दौरान सिपाहियों के साथ मारपीट की गई और उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई। कौशिक महाराज की भागवत में ड्यूटी पर लगे थे सिपाही, जिनके साथ मारपीट की गई। देश की बात में अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर पत्नी की हत्या करके पति फरार हो गया। लाश को घर में बंद करके पति फरार हुआ है। बताया जा रहा है कि लाश को घर में बंद करके पति फरार हो गया। कमरे में पड़ी मिली है रीता की लाश। पति राजू 2 बच्चों को लेकर के फरार हो गया। मौके पर पुलिस फॉरेंसिक टीम शव को लेकर के पहुंची है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि मौके पर पुलिस फॉरेंसिक टीम पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी है। सिकंदराबाद क्षेत्र के सावरी गांव का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर यह वारदात हुई। तो पत्नी की हत्या करके पति घर से फरार। लाश को घर में बंद करके पति फरार हो गया। कमरे में पड़ी मिली है रीता की लाश। पति राजू 2 बच्चों को लेकर के फरार हो गया। तो पति राजू 2 बच्चों को लेकर के घर से फरार हो गया और पत्नी की हत्या कर दी। अगली खबर कानपुर से, जहां पर डायल 112 पुलिस हिरासत में किसान की मौत। तो डायल 112 पुलिस की हिरासत में किसान की मौत हो गई। 2 पक्षों में मारपीट की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि खलियान की जमीन को लेकर के पूरा विवाद हुआ था। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लेकर के पहुंची पुलिस। इलाज के दौरान किसान ने तोड़ा दम। वहीं नाराज परिजनों को पुलिस अफसरों ने शांत कराया है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला घाटमपुर क्षेत्र के अकबरपुर छबैया गांव का बताया जा रहा है। तो डायल 112 पुलिस है, दो पक्षों पुलिस वहां पर पहुंची थी। खलिहान की जमीन को लेकर के पूरा विवाद हुआ था। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लेकर के पहुंची थी पुलिस। ग्राम अकबरपुर झवैया थाना घाटमपुर के प्रधान यादवेंद्र सिंह यादव उर्फ बीरू प्रधान ने सूचना दी कि राहुल यादव जो गांव का रहने वाला है, शराब पी के उनके पिताजी को मारने का प्रयास और गाली गलौज कर रहा है। इसी सूचना पर पीआरबी मौके पर गई। वहां पर अंकित यादव जो राहुल यादव के साथ मारपीट कर रहा था, उसको और राहुल यादव को तत्काल सीएचसी लेकर आए, जो मेडिकल कराया गया, जिसमें राहुल यादव को मृत घोषित कर दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि प्रधान के परिजन ने इसके साथ मारपीट की है, जिसके दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। इसकी बॉडी को तत्काल सील कर पीएम हेल्थ मॉर्चरी भेजा गया है। साथ ही साथ तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मधुर मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से। मधुर, जिस तरह की घटना सामने आई है कि 112 पुलिस की कस्टडी में एक किसान की मौत हो गई है कानपुर से, तो बताइए क्या कुछ जानकारी इस पर। जी बिल्कुल, आप बताना चाहेंगे। घाटमपुर का एक पूरा मामला है। यहाँ पे दो पक्षों में जमीनी विवाद हुआ था और जमीनी विवाद के साथ एक जो दमन पक्ष था उसने तो पुलिस को तुरंत पुलिस 112 मौके पहुंची थी। वहाँ से जो दूसरा पक्ष था उसको तो अपने साथ ले आई थी और लाने के बाद वो जो पीड़ित पक्ष था उसको तब मारपीट था। उसकी जब हालत खराब हुई तो डायल 112 जितने सिपाही तो तत्काल उसको अस्पताल ले गए, जहाँ पे अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। आनंद फानंद में चौकी सवारी लोग मौके पहुंचे, फिर परिजनों को सूचना दी तो परिजनों ने काफी हंगामा किया है। लेकिन पुलिस ने सबको शांत करवा, पीड़ित परिवार है जो मृतक परिवार, उनको शांत करवा दिया गया। उनको साफ बोला गया जो भी कार्रवाई चाहेंगे कार्रवाई होगी। पीड़ित पुलिस का कहना यह है कि पीड़ित पक्ष तहरीर देगा, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जी मधुर, इस पूरे मामले पर किसान के परिजनों का क्या कुछ कहना है? किसान से परिजनों ने जब बॉडी उनको दी गई तो उन्होंने काफी बवाल किया था, रोड जाम की थी, लेकिन मौके में पुलिस आलाधिकारी पहुंच गए थे और आलाधिकारियों ने साफ कहा था कि जो भी आश्वासन आप जो भी आप कहेंगे वो कार्रवाई होगी। जैसे कि पीड़ित के भाई का साथ कहना है कि प्रधान और 3-4 लोग मिलकर पुलिस ने मिलकर मेरे भाई के साथ मारपीट करके उसको मारा है, तो पुलिस का कहना है कि आप तहरीर दीजिए, सबसे सख्त कार्रवाई होगी। जी मधुर, बताया जा रहा है कि किसान की जो है पुलिस की कस्टडी में जो है उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, तो क्या कुछ पुलिस की तरफ से लापरवाही सामने आई है? जी बिल्कुल, पीड़ित पक्ष का कहना यह है जैसे कि तभी डायल 112 सूचना की मौके पहुंचे, डायल 112 को उनको सीधे चौकी ले जाना चाहिए था, लेकिन डायल 112 जो दूसरा पक्ष था, दमन पक्ष था, उससे मिली हुई थी और जब गांव के बाहर ही उतार के उनके जो मृतक का है उसको मारने के बाद जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसको तत्काल हॉस्पिटल ले गए। तो इनको तो चौकी ना ले जाके सीधे अस्पताल ही कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है और जो आला अधिकारी इनका जांच कह रहे हैं कि मामले पूरी जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। आपको बता दें कि किसान की डायल 112 पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। अब बढ़ेंगे देश की बात में मेरठ पे, जहां पर इंस्टाग्राम पर हिंदू देवताओं की अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया। विशेष समुदाय के युवक ने बेहद ही अश्लील टिप्पणी कर दी है, इसको लेकर के मामला गर्म होता दिखाई दे रहा है। गंभीर धाराओं में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। अवैध टिप्पणी करने के आरोपियों को थाने से छोड़ दिया गया। हिंदू संगठनों के लोग करेंगे एसएसपी ऑफिस का घेराव। तो अवैध टिप्पणी करने वाले आरोपियों को थाने से छोड़ा गया है। तो हिंदू संगठन के लोग अब एसएसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। लाल कुर्ती थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर हिंदू देवी देवताओं पर अवैध टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर हिंदू देवताओं की अभद्र टिप्पणी का मामला, विशेष समुदाय के युवक ने बेहद ही अश्लील टिप्पणी की थी, जिसके बाद गंभीर धाराओं में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ था और उसे पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अवैध टिप्पणी करने के आरोपियों को थाने से छोड़ दिया गया।
तो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था आरोपी पर। अवैध टिप्पणी करने के आरोपियों को थाने से छोड़ दिया गया। कल ये उनसे मिले थे, उन्होंने ये कहा कि वो जेल में है और आज उसकी जमानत लगी है। जब हम कल कचहरी पहुंचे और हमने जब उसके कागज ढूंढे तो हमें हमारे लालकुटी क्षेत्र में जो है 2 मुस्लिम युवकों ने हमारी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो है अविरचित टिप्पणी भी करी थी, अश्लील वो भी कमेंट्स भी करे थे, जिसके खिलाफ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की बात में। बात करेंगे फतेहपुर की, जहां पर महिला का जलता शव देख के हड़कंप मच गया। जिंदा जला करके मौत के घाट उतारने की आशंका जताई जा रही है। हाईवे से कुछ ही दूरी में जलता शव देख करके इलाके में हड़कंप मच गया। शव की शिनाख्त मिटाने के लिए जलाने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि घाघा कोतवाली क्षेत्र के बुधवन गांव का मामला आपको बता रहे, जहां पर महिला का जलता शव देख करके हड़कंप मच गया। तो जिंदा जला करके मौत के घाट उतारने की आशंका जताई जा रही है। हाईवे से कुछ ही दूरी में जलता शव देख इलाके में हड़कंप मचा है। शव की शिनाख्त मिटाने के लिए जलाने की आशंका जताई गई। जिंदा जला करके मौत के घाट उतारने की आशंका। हाईवे से कुछ ही दूरी में जलता शव देख इलाके में हड़कंप मचा। तो शव की शिनाख्त मिटाने के लिए जलाने की आशंका जताई गई। बुधवन रोड से लगभग 50 मीटर की दूरी पर नाली में एक शव मिला हुआ है, जो काफ़ी जलीय अवस्था में है। प्रथम दृष्टया महिला का लग रहा है। अब ये पंचायतनामा पोस्टमार्टम के पश्चात ये स्पष्ट हो सकेगा कि महिला का है पुरुष का जो है। शव को पंचायतनामा से कार्रवाई करके पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें, जिंदा जला करके मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है, जहां पर हाईवे से कुछ ही देरी में एक जलता शव देख करके इलाके में हड़कंप मच गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेठी से खबर है, जहां पर जिले में कड़ी धूप के चलते भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी में लाइट आ रही है तो वोल्टेज नहीं आ रहा है, लो वोल्टेज के साथ आ रही है। तो बता दें कि नहरों में पानी न आने से किसान परेशान है। वहीं किसान के साथ पशुओं के भी बुरे हाल हो पड़े। किसानों को धान की फसल को लेकर के दिक्कतें सामने आ रही हैं। वहीं नहर विभाग द्वारा 15 जून तक नहरों में पानी आने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो नहर विभाग द्वारा 15 जून तक नहरों में पानी आने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक नहरों के लिए कोई पानी नहीं आया। अमेठी से खबर आपको बता रहे, जहां पर जिले की कड़ी धूप के चलते भीषण गर्मी पड़ रही है। रामधनी जी, बताइए नहर में पानी कब से नहीं आ रहा है? 15 दिन हो गया था। इसके पहले बीच में कभी आता था नहीं आता था? इसके पहले आया था। कितने दिनों के लिए आया था? 15 दिन। लेकिन कुछ लोग किसान यहाँ तो बता रहे हैं पिछले 2 महीने से करीब ठीक तरीके से पानी नहीं आया है। 15 दिन चली थी बस वही, और उसके पहले नहीं थी। उसके पहले नहीं थी। तो अगर अब ये नहर में पानी नहीं आता तो आप लोग कैसी दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें तो हो जाती हैं। कैसी दिक्कतें आ रही हैं? अब खेत लेट हो गए, लेट लगाई होगी धान की और फसल लेट हो जाएगी। अच्छा, ऐसे में जो आप लोग जानवर भी चराने लाते हैं, छुट्टा जानवर भी घूम रहे हैं, अगर नहर में पानी आ जाए तो कैसे लाभ मिलता है लोगों को? इनको मिल जाएगा, पानी पीने के लिए मिल जाएगा सबको। समस्या ये है कि बेरन तैयार हो गई है, अब बेरन सिंचाई भी मांग रही है, पानी है नहीं मौके पे। तो आप लोग जब अपने खेतों में बेरन लगाए थे और यहाँ पे दूर दूर तक चक्कियाँ भी, ट्यूबवेल भी नहीं है, तो ऐसे में पानी कहाँ से ले जाते थे? अरे पानी उस समय बारिश हुई थी थोड़ा, और नहर भी थोड़ा बड़ा पानी दिया था, इसलिए बेरन छोड़ दिया था। तो दादा क्या नाम है आपका? मलखान सिंह। मलखान सिंह जी, ये बताइए, आपके गांव में नहर में पानी नहीं आ रहा है, ऐसे में आप एक किसान हैं तो आपको धान भी लगाना होगा, कैसी समस्याएं आ रही है? क्या समस्याएं आ रही हैं हम लोगों को? अरे जब पानी नहीं तो बिना पानी के लागे कहाँ से?
अच्छा, नहर में पानी नहीं आ रहा है तो ऐसे में किन 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 लोगों को कैसे कैसे दिक्कतें हो रही हैं? अरे बहुत दिक्कत होते है, गोरु जानवर पानी नहीं पा रहे, चिड़ई चिरंगल वो ऊपर फंसा है, उनको भी पानी नहीं मिल रहा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांदा से खबर है जहां पर शत विशत अवस्था में मिला है व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा। तो शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी। तो घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शहर कोतवाली अंतर्गत मवई बुजुर्ग गांव का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शहर कोतवाली अंतर्गत मवई बुजुर्ग गांव का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर शव शत विशत अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिला है। चौराहे के आगे एक नाले के पुल के नीचे एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है। गांव वालों ने पहचान की कि ये मवई के रहने वाले बुद्ध विलास यादव हैं, जो 6 तारीख को अपने साड़ू की लड़की की शादी में कताई मिल पर गए थे। रात्र 1 बजे तक शादी में इनके घर वालों के द्वारा देखा भी गया है। आज डेड बॉडी प्राप्त होने की सूचना पर सभी उच्चाधिकारी घटनास्थल पर हैं। फील्ड यूनिट के द्वारा सभी साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। सबका पंचनामा में भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। सभी एंगलों पर जांच की जाएगी। खबर सीतापुर से है, जहां पर लगातार बढ़ रहे महिलाओं से अपराध। 22 साल की युवती का शव मिला है। तो लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर 22 साल की युवती का शव मिला है। तालाब के पास पड़ा मिला है युवती का शव, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि रेप के बाद हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका अभी तक जताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थी पुलिस। रेप के बाद हत्या करके शव को फेंके जाने की बात सामने आ रही है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची थी। थाना संदरा क्षेत्र का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर ये पूरी घटना हुई, जहां पर एक खेत में 22 साल की युवती का शव पड़ा मिला है। तो लगातार महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं। 22 साल की युवती का शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तो तालाब के पास पड़ा मिला शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। रेप के बाद शव फेंके जाने की बात सामने आ रही है। तालाब के पास पड़ा मिला है युवती का शव। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर गांव में मगरमच्छ पहुंचने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। तो गांव में मगरमच्छ पहुंचने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने वन विभाग को टीम की पूरी सूचना दी। टीम ने मगरमच्छ को पकड़ करके काली नदी में छोड़ा। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव सासापुर का मामला आपको बता रहे, जहां पर एक मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया। तो गांव में मगरमच्छ पहुंचने से हड़कंप मचा। ग्रामीणों ने वन विभाग को टीम को इसकी सूचना दी। टीम ने मगरमच्छ को पकड़ करके नाली काली नदी में फेंका। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव सासापुर का मामला आपको बता रहे हैं। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर गांव में मगरमच्छ पहुंचने से हड़कंप मचा। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची
और मगरमच्छ को पकड़ करके काली नदी में फेंक आई। दुमका जिले के उप विकास आयुक्त अभिजीत कुमार सिन्हा ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मसलिया प्रखंड के सुदूरवर्ती व पहाड़ों में बसे गांव का भ्रमण करके लोगों की समस्याओं से अवगत होते हुए समस्या के निदान के लिए पहल की। आपको बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले के उप विकास आयुक्त अभिजीत कुमार सिन्हा ने मसलिया प्रखंड के भालका गांव पहुंच करके लोगों के सड़क, बिजली, आंगनबाड़ी केंद्र आदि समस्याओं से अवगत हुए। साथ ही उपस्थित विभाग के अधिकारियों को समस्या का निदान करने के लिए गांव का सर्वे करके इसका पहल करने का निर्देश दिया। साथ ही मौके पर सिन्हा ने एक फलदार पौधे का भी रोपण किया। वहीं मौके पर बीडीओ पंकज कुमार रवि के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। लेकिन पानी सप्लाई नहीं जा रहा है। पहले मिट्टी डाल दी। इसको फिरवा देना होगा। जनता से बातचीत करने का एक कार्यक्रम था। दूर दराज के इलाकों में पूरे दुमका जिला में कार्यक्रम चल रहा है ताकि अलग अलग इलाकों में जहाँ प्रशासन का अभी तक बहुत कम रहा है वहाँ पे कैसे हम लोग इस कमी को दूर कर सकते हैं और कैसी जो जनता की समस्याएं हैं और बहुत इसमें चीज़ें सामने आई हैं और एक एक चीज़ों को हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं सबका इसमें निपटारा किया जा सके, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, रोड का हो, पेंशन का हो, राशन का हो। और यही हमारा लक्ष्य है कि जितनी भी समस्याएं संभव हो सभी समस्याओं को सॉल्व करना शायद हमारा संभव नहीं हो, लेकिन जितना भी संभव हो उतना हम लोग कर सकें। और इस इलाके को पहाड़ी इलाका है इसलिए कनेक्शन थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, लेकिन इस इलाके को मेन स्ट्रीम से हम लोग बढ़िया से कनेक्टेड करें और बेटर से बेटर डेवलपमेंट। खाना बनाते वक्त एक छोटी सी लापरवाही क्या कुछ कर सकती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण दुमका में देखने को मिला है। दुमका जिले के सदर प्रखंड के लाहडंगी गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक परिवार के 6 सदस्य खाना खाने के बाद अचानक बेहोश हो गए। बेहोश होने वालों के प्रेमशीला किस्कू और उसके 5 बच्चे शामिल थे। गांव के पीडीएस दुकानदार मेरी मुर्मू द्वारा इसकी सूचना दुमका सदर बीडीओ को दी गई। सूचना मिलते ही जांच के लिए बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ गांव पहुंचे। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि खाने में मृत छिपकली गिरी हुई थी। डॉक्टर ने सभी का स्वास्थ्य किया, सभी को उल्टी कराया गया। उसके बाद सभी सदस्यों को होश में आया। होश में आने के बाद सभी को एम्बुलेंस की मदद से फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। बीडीओ और डॉक्टर द्वारा ग्रामीणों को समझाया गया कि खाना और पानी को ढक करके रखें, बासी भोजन या दूषित भोजन ना करें। 1 2 3 4 5 6 और मतदान के बाद क्या नाम है? लगभग सूचना मिला पंचायत के गांव से महिला ने एक फ़ोन किया कि यहाँ पर एक महिला और उनके 5 बच्चे खाना खा के बेहोश हो गए हैं और कोई गाड़ी व्यवस्था नहीं है। मैंने तुरंत अपने प्रखंड के चिकित्सा अधिकारी को फ़ोन किया और एम्बुलेंस के साथ हम लोग मेडिकल टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे। तो ग्रामीणों ने बताया कि उनके अगल बगल जो घर के रिश्तेदार थे बताया कि रात में खाना बना था और सुबह इन लोगों ने खाया है और उसमें छिपकली गिरा हुआ था। मेडिकल टीम जो हमारे साथ गए थे, डॉक्टर मकसूद भी थे वहाँ पर साथ में। तुरंत उन लोगों का प्राथमिक इलाज किया गया और वहाँ पर उन लोगों को तुरंत उल्टी हुआ और फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से उसको सदर अस्पताल में आज एडमिट कराया। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर कांकेर पुलिस एवं साइबर सेल की टीम कार्रवाई में जुटी है। अभियान चला करके गुम हुए 52 मोबाइलों को अलग अलग स्थानों से मोबाइलों को बरामद किया गया है। 52 मोबाइलों की कीमत 6,50,000 बताई जा रही है। एसपी ने फोन मालिकों को सुपुर्द किया है 52 मोबाइल फोन। मोबाइल पाकर के कांकेर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। अभियान चला करके गुम हुए पुलिस ने 52 मोबाइलों को ढूंढ लाया। बता दें कि अलग अलग स्थानों के मोबाइलों को बरामद किया गया। 6,50,000 बताई जा रही है 52 मोबाइलों की कीमत।
तो अलग अलग स्थानों के मोबाइलों को बरामद किया और सभी को लौटा दिए गए। लोगों ने मोबाइल अपना वापस पाकर के पुलिस का आभार व्यक्त किया। एसपी ने फोन मालिकों को सुपुर्द किए उनके 52 मोबाइल फोन। मोबाइल पाकर के कांकेर पुलिस का आभार व्यक्त किया जनता ने। वहीं जिला कोरबा के हरदी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रलिया के तालाब में उतराती हुई लाश मिली है। मृतक की पहचान रमेश उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई की गई है, जो बीती शाम से लापता था। रमेश की मौत किन कारणों से हुई है, इस बात का पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना हरदी बाजार थाना को मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच करके तालाब से मृतक रमेश को बाहर निकाल करके पंचनामा करके शव को पीएम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि मृतक कबाड़ बीनने का काम करता था। हरदी बाजार पुलिस मार्ग कायम करके जांच कर रही है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वास्तविक कारण पता चल पाएगा। यहाँ के अपने ससुराल में रहता था ये अंधियारी पारा रलिया में। मृतक क्या है, कल दिनांक को रात्रि 7 बजे के आसपास नित्य कर्म के लिए तालाब आया हुआ था और मृतक जो है तैरने नहीं आता था, परिवारजनों के द्वारा बताया गया है। जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी कोरबा से अभी आज सुबह ग्राम हमारे रलिया में मेरे को अभी सुबह फोन आया कि यहाँ कोकोटनाल तालाब में रलिया कोई आदमी खत्म हो चुका है। और यहाँ पर मैं आकर पहुँची तुरंत और यहाँ थाना को भी सूचना दी और आकर यहाँ हरदी बाजार थाना से अपने स्टाफ भी आए। वहीं खबर बालोद से है, जहां पर महिला मोर्चा शराबबंदी की मांग को लेकर के और अवैध शराब के मामले को लेकर के शहर के गंजपारा शराब दुकान के सामने चक्का जाम कर दिया गया। परंतु महिला मोर्चा का ये चक्का जाम महज औपचारिक साबित हुआ। केवल 5 मिनट तक महिलाएं सड़क पर बैठी, उसके बाद सब खुद से ही उठ गए। वहीं आयोजन में महिला मोर्चा के केवल दर्जन भर महिलाएं शामिल हुए, जबकि महिला मोर्चा के नेतृत्व में ये धरना किया गया था, लेकिन ये धरना और चक्का जाम असफल साबित हुआ। का प्रदर्शन जो था हमारा प्रदेश द्वारा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा को शराब भट्टी में जो अवैध शराब की बिक्री हुई है भूपेश सरकार द्वारा, उसके विरोध में पोस्टर चिपकाना था और सड़क जाम करना था। दोनों कार्यक्रम हमारे थे और ये अभी कार्यक्रम हमारा प्रतीकात्मक है। ये कार्यक्रम हमारा अभी और आगे बढ़ेगा पूरे प्रदेश में। जैसा जैसा समय आते जाएगा वैसे वैसे हम लगातार भूपेश सरकार पर यह दबाव बनाएंगे कि ये शराब भट्टी को बंद करे और शराब भट्टी के माध्यम से जो काली कमाई कर रहा है उसको बंद करे। आज क्या है, महिलाएं बहुत पीड़ित हो रही है भूपेश बघेल की सरकार के राज्य में, क्योंकि इतना अवैध शराब बिक्री हो रहा है, उससे हर महिला त्रस्त है। हर घर के लोग इतना त्रस्त हैं कि जिनके घर के पुरुष और बल्कि छोटे छोटे युवा वर्ग के बच्चे लोग भी आज बिगड़ रहे हैं शराब को लेकर। गली मोहल्ले में जहां देखो वहां शराब बिक्री हो रही है। उसी के चलते आज हम लोग महिलाएं लोग आज हम लोग ने प्रण किया कि आज जाकर हम भूपेश सरकार के खिलाफ में चक्का जाम करेंगे। गुरुग्राम के पंजगांव में एक शराब की दुकान पर 2 अज्ञात अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें वहां 2 कस्टमर गोली लग गई। दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। रात करीब 8 बजे 2 अज्ञात बदमाश शराब के ठेके के अंदर आकर के उसके मालिक का पता करते हैं और उसके वहां मौजूद नहीं होने के चलते ये अज्ञात बदमाश एक के बाद एक शराब के ठेके के अंदर ही फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें वहां खड़े 2 कस्टमर अंधाधुंध फायरिंग के बीच वहां अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। पूरी वारदात महालगे पर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बेखौफ ये बदमाश फायरिंग करते हुए आसानी से किस तरह से फरार हो जाते हैं।
मेरा नाम परवीन है, गांव घोड़ा खुर्द। क्या कुछ पूरा हादसा हुआ है यहाँ पर, कौन सा ठेका है? ये अपनी शराब की दुकान है, डिस्कवरी वाइन्स के नाम से पंचगांव चौक पे दुकान है ये। और करीबन 8:30 के करीब बाहर से 2 आदमी आए और यहाँ पर काउंटर पे आकर उन्होंने बात करी। बड़े भाई का नाम कुलदीप है, उन्होंने कुलदीप का नाम लिया और कुलदीप की दुकान है ये, कहाँ है, उन्होंने गाली गलौज करी यहाँ पे। और फिर हवाई फायर करी, शीशे में फायर करा, ये सारे शीशे आपके सामने है देखो। और यहाँ पे जो कस्टमर थे उनको गोलियां भी लगी हुई है, खूनों के निशान आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और फिर जाते टाइम उन्होंने यहाँ से काफी फायर करते हुए सीधा निकल गए उधर। खबर सिरसा के खंड चोपटा से है, जहां पर तहसील कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के किसानों का बेमियादी धरना 43वें दिन व 5 किसानों का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे किसानों की मुख्य मांगे है कि 2022 का बीमा क्लेम व मुआवजा राशि शीघ्र जारी किया जाए, सीएससी सेंटर के द्वारा रद्द हुए बीमे को बहाल करने, गेहूं व सरसों की समय पर खरीद व समय पर भुगतान किया जाए, हर साल बीमा व मुआवजा देने की निश्चित तिथि तय की जाए। वहीं धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंच करके एसडीएम राजेंद्र सिंह ने 10 दिन में मुआवजा राशि दिलाने का आश्वासन भी दिया है। किसानों को दिया, परंतु लेकिन किसानों ने कहा कि पहले मुआवजा बैंक खाते में आए, उसके बाद ही धरना खत्म करेंगे। भूख हड़ताल के चौथे दिन भी भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भरत सिंह झारजड़ा व प्रदेश सचिव अमन बेनीवाल, नरेंद्र सहारण, नंदलाल ढिल्लों और दीवान सहारण बैठे रहे। उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना स्थल पर आमरण अनशन जारी रहेगा। हमारा धरना जो नाथुरी चोपटा तहसील के अंदर चल रहा है, आज इसका 43वां दिन है और हमारी जो मुख्य मांगे थी, बीमा क्लेम जो हमने प्रीमियम कटवाया था वो बीमा क्लेम, और सीएससी सेंटर से जो हमने बीमे करवाए थे किसानों ने, वो सारे के सारे एक कलम से रद्द कर दिए गए। और एक जो हमारा बीमा प्रीमियम कटता है वो आधी रात को कट जाता है, परंतु उसकी तारीख भी होनी चाहिए ना, बीमा क्लेम आने की तारीख भी होनी चाहिए। जैसे 31 मार्च को बीमा क्लेम आ जाना चाहिए। हमारा धरना आज 43वां दिन है, हम यहाँ तहसील परिसर के अंदर धरना लगाए बैठे हैं। सिरसा का कोई अधिकारी 10 दिन तक यहाँ पे नहीं आया। 10 दिन के बाद आने के बाद कहता है चलो आपकी कोई कार्रवाई करते हैं। आज 43वां दिन है, आज तक उनके पास कोई जवाब नहीं हमें देने के लिए भी आपका बीमा क्लेम कब आएगा। सिवनी से खबर है, जहां पर महज 1 हफ्ते पुराने मोबाइल में ब्लास्ट हो गया, युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है मोबाइल के ब्लास्ट होने से। घायल युवक जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। बता दें कि मोबाइल किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हुआ था, जिसके चलते युवक पूरी तरह से गंभीर रूप से घायल है। तो मोबाइल किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती नजर आ रहा है। हिनैतिया गांव की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर मोबाइल किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हुआ और युवक जो उसको इस्तेमाल कर रहा था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। किनीवाड़े थाने की हिनैतिया गांव की घटना आपको बता रहे हैं। तो कानीवाड़ा थाने की हिनैतिया गांव का मामला, जहां पर एक हफ्ते मोबाइल पुराना ब्लास्ट हो गया, युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती है। मोबाइल किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हुआ था बताया जा रहा है। वहीं अगली खबर रतलाम से है, जहां पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा के खिलाफ कार्यकर्ता लामबंद हो गए हैं। जिला अध्यक्ष के कार्यशैली से नाराज भाजपाई उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष के विरोध में गाड़ियों को लेकर के आलोट से रतलाम के लिए निकले भाजपाइयों ने जमकर के भड़ास लगा ली। भाजपाई गाड़ियों पर जिला अध्यक्ष हटाओ भाजपा बचाओ लिखे हुए बैनर भी लगाए हुए थे।
हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का खास महत्व होता है। इस दिन दान करना भी काफी शुभ माना जाता है। शनिश्चरी अमावस्या पर चंदेरी के अति प्राचीन शनिदेव नवग्रह मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंच करके भगवान शनिदेव का पूजन किया। दो शुभ संयोग स्वर्तार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में मनाई गई शनि अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या पर सुबह से ही मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ये आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। आज दो अमावस्या के कारण भीड़ थोड़ी कम है और कल भी है अमावस्या। आज सुबह 10:30 बजे से आई है अमावस्या। बाकी 14 भी है। दो अमावस्या होने के कारण आज श्राद्ध की अमावस्या, कल स्नान दान की अमावस्या है। ये चंदेरी स्थित जो नवग्रह मंदिर है, इसकी क्या विशेषता है? ये प्राचीन काल के समय का मंदिर है और इसका महत्व काफ़ी है। बहुत दूर दूर से लोग आते दर्शन करने, जूते चप्पल कपड़े छोड़ के जाते हैं। वहीं यूपी में बढ़ती गर्मी के बीच बिजली कटौती की वजह से जनता का हाल बेहाल है। वहीं बिजली अभियंताओं ने इसका ठीकरा जनता पर ही फोड़ दिया है। उनका कहना है कि जनता ही समस्याओं को नहीं समझती है। इसको लेकर के न्यूज़ की टीम ने जनता और जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की है। देखिए हमारी रिपोर्ट। क्या नाम है आपको? नाम रविंदर। लाइट आ रही है फसलन नसलन पानी आने के लिए? लाइट आई। क्या नाम है आपको? नाम रविंदर। लाइट आ रही है फसलन नसलन पानी आने के लिए? लाइट ऐसी है, आउट कम आउट कम चल रही है। फिर मतलब दिन में दे रहे रात में? रात में। तो दिन में तो कोई जाते ही नहीं हुए खेत में, बस सब सूख रही हैं। सूख रही हैं फसलें। काय के फसल इस समय? गन्ना है, चारे आ रहे हैं और मक्का का तो घर कटन लगी है। तो पानी बहुत दिक्कत हुई। गोरखपुर जिले के कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर इलाके मौजूद पुरानी जर्जर बिल्डिंग जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, अचानक भरभरा करके गिर गई। इस दौरान बिल्डिंग में कार्य कर रहे मजदूरों में से 2 मजदूर दब गए, वहीं कई अन्य घायल हो गए। बिल्डिंग गिरने की सूचना पर मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को निकाला गया और घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोनों मजदूरों की हालत गंभीर है। बता दें कि मौके पर 7 से 8 मजदूर काम कर रहे थे। जैसे ही बिल्डिंग गिरी सभी लोग भाग गए और उसमें 2 मजदूर दब गए। सूचना प्राप्त होते ही राजेश कुमार सिंह, अपर जिला अधिकारी प्रभारी अधिकारी गोरखपुर, आशुतोष मिश्रा, एनडीआरएफ एवं जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस के इमरजेंसी वार्ड और जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। मुझे आपदा विशेषज्ञ श्री गौतम गुप्ता जी द्वारा सूचना दी गई थी कि मोहद्दीपुर में CBCID कार्यालय के पास एक बिल्डिंग गिर गई है, जिसमें 10-12 मजदूर दब गए हैं या घायल हो गए हैं। तो हम लोग तत्काल मौके पर आ गए हैं। गौतम गुप्ता जी भी मौके पर आ गए हैं और NDRF के लाइजन ऑफिसर भी मौके पर आ गए हैं। मौके पर यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन 1-2 लोग हैं जिन्होंने बताया कि 7-8 लोग यहाँ काम कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं एक पुरानी बिल्डिंग है और वो गिर गई। 2 लोग दबे थे, अभी एम्बुलेंस से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। शेष कोई भी यहाँ पर दबा नहीं है और शेष लोग यहाँ से हट गए हैं। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।